जो महाभारत है, ये जो पूरा टेंशन है, ये है क्या? सैटरडे मॉर्निंग को अटैक हुआ है और फ्राइडे मॉर्निंग को मैं दुबई से वापस आया हूँ। दो कंट्रीज को लग रहा है कि एक कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर आ गया तो वो हमारे को खत्म करेगा, बिकॉज ईरान के पास जितने मिसाइल है शायद किसी और के पास है ही नहीं उतने मिसाइल्स। फतेह 1 है, फतेह 2 है, तो उनके पास बहुत बड़ा आर्सेनल है, बहुत बड़ा आर्सेनल है। ये कवर अप है बेसिकली ऑयल कंट्रोल की। मुझे उससे ज्यादा लगता है कि एप्स्टीन फाइल्स के लिए कवर अप है। तब तो ऐसी चीजें एप्स्टीन फाइल्स में देखने मिल रही है जो हिसाब भी नहीं है। दिमाग जो लगाता है पैसे थोड़ी बनाता है। मैंने कोई इकोनॉमिस्ट नहीं देखा जो स्टॉक मार्केट से अमीर बना, क्योंकि इकोनॉमिस्ट इतना डरा हुआ रहता है ऑल द टाइम कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाता। अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपको अपने खर्चों को नियमित करना पड़ेगा। इतना सिंपल है पैसा कमाना। वैल्यू का 5 ईयर रिटर्न इस 34% CAGR। मैं सच्ची कह रहा हूँ, आपको लगेगा मजाक कर रहा है। 3 फंड रखो, एक रखो वैल्यू, एक रखो मोमेंटम, एक रखो गोल्ड सिल्वर। सिल्वर एक बदमाश बच्चा है, वो कैसे होगा, रहमान डकैत की दी हुई बहुत बड़ी क्या कसाई नुमा होती है। देखिए मैं तो सिंपल कहता हूँ कि एक तो अपना रिजर्व बना के रखिए इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो, जो कल को विपदा आपदा रियली आ जाए तो आपके पास होना चाहिए। इमरजेंसी फंड आपका क्लियर होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, थोड़ा कैश इन हैंड होना चाहिए, थोड़ा रोकड़ा घर पे रख लीजिए, कोई चक्कर नहीं है। 90% प्लस वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड ऑफ ऑयल हैपेंस इन डॉलर। मतलब ऑयल को अगर हम 100% मान लें तो उसका तो 90% डॉलर में होता है। तो वो पावर क्यों छोड़ना चाहेगा यूएस? ब्रॉडली यही रहा है कि जिस राजा ने बोल दिया मैं तेल दूसरे करेंसी में बेचूंगा, उस राजा का की गद्दी तो गई है। इराक की गद्दी गई, लिबिया की गद्दी गई। क्यों गई? क्योंकि ये हुआ। पर बहुत पहले ना एक कंट्री में यूएस के बनाना व्यापारी के लिए भी यूएस लड़ पड़ा। यूएस इज वेरी हेविली कैपिटलिस्ट कंट्री। अगर उनकी कंपनीज को कोई त्रास देता है, जैसे अपनी भाषा में कहते हैं ना, हाँ त्रास देता है ना, कि भाई मेरी कंपनी को ऑपरेट नहीं करने दे रहे, मेरी कंपनी पे टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं, मेरी कंपनी को बाहर निकाल रहे हैं, तो वो पहुंच जाता है लड़ाई करने। ईरान में जो पुराना पपेट प्रेसिडेंट था तब तक वो था ठीक था, खमेनी आया उसने सब ठीक ये कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, तो नाराज हो गए, सारी कंपनीज नाराज हो गई। तब से ईरान दुश्मन है। दुबई को 4 दिन हो गए बंद हुए। दुनिया की सबसे बड़ी आवाजाही दुबई के एयरपोर्ट से होती है और एयरपोर्ट बंद है। कितना समय टिक सकता है? सिर्फ 5 to 6 वीक्स तो यूएस ही एंटिसिपेट कर रहा था, जो कि मैंने कहा कि अब वो भी देख रहे हैं कि वो तो बढ़ने वाला है। अच्छा, जितने भी ये डिफेंस सिस्टम्स हैं उनमें भी एक लिमिटेड क्षमता ही है ना, एक पॉइंट के बाद वो भी फायर नहीं करेंगे। आजकल की जो दुनिया जिसमें हम लोग रह रहे हैं उसको एक टर्म आजकल एक एब्रिविएशन बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करता है, which says that we are living in a VUCA world. What is a VUCA world? VUCA world is basically volatile, uncertain, complex and ambiguous. अब भाई इससे ज़्यादा volatile क्या हो सकता है कि कभी किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के कोई कहीं ले आता है, कभी 7 समंदर पार जाके मिसाइलें चलने लगती हैं, गोले बारूद दबने लगते हैं, कभी वो अरब देश जिनको कि वॉर प्रूफ माना जाता था, जिनको माना जाता था कि किसी तरह का लाइन नहीं है और उन पर कभी भी कोई खतरा नहीं पैदा हो सकता, उन पर मिसाइलें गिरने लगती हैं। तो भाई इससे ज़्यादा वॉलेटिलिटी और इससे ज़्यादा अनसर्टेनिटी आपको कहाँ मिलेगी? तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इसका हम पे आप पे क्या इम्पैक्ट है और इससे कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं? नेगोशिएट मतलब टैकल कैसे कर सकते हैं? नेगोशिएशन हमारे आपके हाथ में नहीं है। तो हमने किससे बात करें? फिर हमें याद आया कि अब तो एक हमारे इन हाउस एक्सपर्ट हो गए हैं जिनको हम अपने घर के ही मानते हैं। जब फोन करते हैं, कहते जब मन होता है फोन करते हैं, कहते हैं आपको आना है। अब तो हम उनसे पूछते भी नहीं, हम उनसे पूछते हैं आपके पास टाइम कब है, आपको आना है। थैंक यू सो मच संजय जी, ये हक हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये आपका है सर, आपका है, बिल्कुल है। थैंक यू सो मच फॉर। बिल्कुल सीधे मुद्दे पे ही कूद रहे हैं। ईरान यूएस इजराइल एक तरफ, ईरान एक तरफ, और उस ईरान एक तरफ ने पूरे अरब वर्ल्ड को हिरा दिया। क्या इसको सिंपल शब्दों में पहले समझा दीजिए, ये है क्या? ये पूरी ये जो महाभारत है, ये जो पूरा टेंशन है, ये है क्या? तो देखिए, मैं कोई मेजर जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ नहीं हूँ, बट बिकॉज फाइनेंस का लिंकेज बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स से होता है, क्योंकि एसेट क्लासेस जो होती हैं वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। तो कुछ ना कुछ हम काफ़ी डीप स्टडी करते रहते हैं इसको लेके। अब मज़ेदार बात ये है जैसे कि सैटरडे मॉर्निंग को अटैक हुआ है और फ्राइडे मॉर्निंग को मैं दुबई से वापस आया हूँ।
थर्सडे लेट रात की मेरी फ्लाइट थी, दुबई टाइमिंग 11:40 PM थर्सडे नाइट, मतलब तब तक इंडिया में फ्राइडे का सुबह हो चुका था और मैं पहुंचा तब तक आई वाज, मतलब फ्राइडे यहाँ पे सुबह 4 बज गए थे अप्रोक्सीमेटली। एंड कोई इतना सा इल्म भी नहीं था कि ऐसा कुछ अगले ही दिन इतना बड़ा डिजास्टर स्ट्राइक कर देगा। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं भगवान की जो है बहुत बहुत शत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे सही टाइम पे निकल गए वहाँ से हम। और तो वो एक बड़ा अभी भी लगता है, अभी भी वो एक ट्रॉमा सा दिखता है, अरे यार रह जाते तो क्या होता है, बिकॉज वी आर सीइंग सो मेनी वीडियोस। सी एसेंशियली ये दो कंट्रीज को लग रहा है कि एक कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर आ गया तो वो हमारे को खत्म करेगा, बिकॉज ईरान हैज बीन ऑलवेज सेइंग डेथ टू इजराइल, डेथ टू यूएस, डेथ टू इजराइल, डेथ टू यूएस। तो उनको लग रहा था कि ये काफी करीब आ गए हैं अपना न्यूक्लियर इसमें एंडेवर। देखिए, एक होता है यूरेनियम 235 कहते हैं, जिसे वो जनरली जब निकाला जाता है तो उसमें उसका जो अवेलेबिलिटी होती है उसके अंदर यूरेनियम की वो 3 से 4% होती है। फिर उसको एनरिच किया जाता है, तो एनरिच करते जब उसको 10% पहुंचाया जाता है तब वो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज हो सकता है, पावर प्लांट्स के लिए। जैसे इंडिया भी है, चाइना है, यूएस है, सब लोग पावर प्लांट्स चलाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चलाते हैं, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट जब वो 90% हो जाता है तो वो वेपन्स ग्रेड हो जाता है। और ये माना जा रहा था कि जो ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम था वो पहुंच गया था करीबन 65-70%। सो दे वर ओनली मंथ्स अवे फ्रॉम रीचिंग टू वेपन्स ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम। और एक बार वो हो जाता तो बाकी उनके पास इकोसिस्टम था, पेलोड डिलीवरी और ये सब तो थी करने के लिए। एक बार बस उनको हाँ, आईसीबीएम दे हैव द लार्जेस्ट मिसाइल बैटरी इन द वर्ल्ड। या जितने मिसाइल ईरान के पास जितने मिसाइल्स है शायद किसी और के पास है ही नहीं उतने मिसाइल्स। तो अभी उन्होंने फतेह 2 कल लॉन्च किया, आपने देखा होगा, वो फतेह 1 है, फतेह 2 है, तो उनके पास बहुत बड़ा आर्सनल है, बहुत बड़ा आर्सनल है। तो ये रिस्क उन सबको लग रहा था। फिर लास्ट में जिनीवा में टॉक्स हुई और टॉक्स कहीं पहुंची नहीं, तो फिर कोऑर्डिनेटेड अटैक हो गया इजराइल और अमेरिका की तरफ से। सो दैट्स द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर अटैक। ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट ये ब्रॉड है, मतलब ये 70-80% चीज ये। एग्जैक्टली वो जो अदर थिंग्स वो जो आपने कही, उसमें कहीं ये कवर अप तो नहीं है ऑयल कंट्रोल के लिए? मुझे उससे ज्यादा लगता है कि एप्स्टीन फाइल्स के लिए कवर अप है ये। तब तो ऐसी ऐसी चीजें एप्स्टीन फाइल्स में देखने मिल रही है जो हिसाब भी नहीं है। मतलब अगर वो थोड़ा अटेंशन उधर चल जाए थोड़ी देर के लिए तो डोनाल्ड ट्रम्प शर्म से पानी पानी हो जाए। वैसे वो होते नहीं है, ऐसे उनका वो फितरत नहीं है। देखिए, ऑयल हमेशा से यूएस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही है। इसमें ना डुअल थियोरीज है। काफ़ी विशेषज्ञ मानते हैं कि ऑयल इज़ नॉट द रियल रीज़न, बिकॉज ऑयल, जो सब लोग कहते हैं पेट्रो डॉलर, मतलब डॉलर में ऑयल खरीदो। अब मज़ेदार बात यह है कि जो पूरा ऑयल का ट्रेड है एज अ पार्ट ऑफ द टोटल सर्विस एंड गुड्स ट्रेड इज 5-10%। तो 5-10% ट्रेड को डॉलर में नहीं भी हुआ तो यूएस को क्या फर्क पड़ जाएगा? एक विशेषज्ञ सेट ये बोलता है, ठीक है, तो वो कहना चाहता है कि इसका कोई है नहीं, दिस इज नॉट द रियल रीजन। दूसरा विशेषज्ञ साइड बोलता है कि 90% प्लस वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड ऑफ ऑयल हैपेंस इन डॉलर। मतलब ऑयल को अगर हम 100% मान लें तो उसका तो 90% डॉलर में होता है, तो वो पावर क्यों छोड़ना चाहेगा यूएस? तो वो कहते हैं कि भाई ऑयल इज द मेन प्ले। अब हिस्टोरिकली जब भी देखा जाए तो ब्रॉडली यही रहा है कि जिस राजा ने बोल दिया मैं तेल दूसरे करेंसी में बेचूंगा, उस राजा की गद्दी तो गई है, ठीक है। तो पैटर्न रिकग्निशन ही होता है दुनिया में, आप पैटर्न से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। इराक की गद्दी गई, लिबिया की गद्दी गई, क्यों गई? क्योंकि ये हुआ। पर बहुत पहले ना एक कंट्री में यूएस के बनाना व्यापारी के लिए भी यूएस लड़ पड़ा था। तो बेसिकली क्या है, वहां ना यूएस इज वेरी हेविली कैपिटलिस्ट कंट्री। अगर उनकी कंपनीज को कोई त्रास देता है, जैसे अपने भाषा में कहते हैं ना, हाँ त्रास देता है ना, कि भाई मेरी कंपनी को ऑपरेट नहीं करने दे रहे, मेरी कंपनी पे टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं, मेरी कंपनी को बाहर निकाल रहे हैं, तो वो पहुंच जाता है लड़ाई करने कि भाई मेरी कंपनी को तुमने कैसे काम नहीं करने दिया यहाँ पे। दिस हैज ऑल्सो बीन अ हिस्ट्री। वो जो उसके थे बोलिवियन रेवोल्यूशन हुआ था, इसमें इनके आने से पहले, मदुरो के आने से पहले, उन्होंने इन सबको बाहर किया था, तेल की कंपनीज को, यूएस की तेल की कंपनीज को वेनेजुएला से। तो लड़ पड़ा था यूएस आके उनसे, उनको तख्ता पलट कर दिया था। तो वो सिर्फ तेल नहीं, अमेरिकन कोई भी इंटरेस्ट अगर किसी कंट्री में है
और वो कंट्री उस इंटरेस्ट के अगेंस्ट आवाज उठाती है, वो रेजिम उस इंटरेस्ट के अगेंस्ट आवाज उठाता है, उसको बाहर कर दिया जाएगा। ईरान में भी ये हुआ था। ईरान में जो पुराना पपेट प्रेसिडेंट था, जब तक वो था ठीक था, खमेनी आया, उसने सब ठीक ये कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, तो नाराज हो गए, सारी कंपनीज नाराज हो गई, तब से ईरान दुश्मन है इनका। तो वहाँ यूएस का बड़ा सिंपल है, मेरी कंपनीज अगर आपके यहाँ इंटरेस्ट बना के बैठी हैं, आप उनको निकाल नहीं सकते, आप उनको त्रास नहीं दे सकते। त्रास दोगे भाई युद्ध करने आ जाऊंगा। सिर्फ 3 लोग हैं इन्वॉल्व इसमें, मतलब ईरान, अमेरिका और इजराइल। इसके इम्प्लीकेशंस आर बियॉन्ड दीज 3 वाइड स्प्रेड है। क्या इम्प्लीकेशंस देखते हैं आप? सर इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। 3 दोस्त लड़ पड़े, तीन लोग लड़ पड़े, 3 दोस्त नहीं 3 लोग लड़ पड़े, जिसमें तो दोस्त 2 थे और कॉमन एनिमी था, ठीक है। अब कॉमन एनिमी को पता है कि इन दोनों के और भी बहुत दोस्त थे, तो चलो उनको त्रास करते हैं, तो उनको परेशान करते हैं। तो इन्होंने उनको परेशान कर दिया, यूएई, कतर, कुवैत, दोस्त है ना, उनको बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, इनको परेशान करना चालू कर देते हैं, तो उनको परेशान करना चालू करेंगे तो उनकी इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा। अब देखिए दुबई को 4 दिन हो गए बंद हुए, बंद मतलब वहां पे काम ही नहीं हो रहा। आपका कम्यूट, दुबई क्या ट्रांस लॉजिस्टिक्स हब है, दुनिया की सबसे बड़ी आवाजाही दुबई के एयरपोर्ट से होती है, और एयरपोर्ट बंद है, और एयरपोर्ट पे बम दागा हुआ है, और वो वीडियो पूरी सर्कुलेट हुई है। और इतने में तो मतलब जो गोरे होते हैं वो अपने इंडियंस इतना फियर नहीं करते, बोलते ठीक है यार अपन ने तो बहुत देखा बचपन से। ये गोरे बड़ा फियर करने लग जाते हैं सब चीज़ों को, यूरोपियंस, अमेरिकन, वो एक इमेज बांध लेते हैं कि अरे यार ये देखो हमने तो सोचा था सेफ है, ये तो सेफ ही नहीं है। और वहाँ पे एक्सपैट पॉपुलेशन बहुत है, और वहाँ सारा ही एक्सपैट है, मतलब हार्डली 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज लोकल पॉपुलेशन, ठीक है। और वो कंट्री चलती एक्सपैट से है, और खासकर अमेरिकन, यूरोपियन, बहुत सारे एक्सपैट्स बहुत सीनियर पोजीशंस पे हैं, बहुत कंपनीज को ओन करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका। अब तो घर भी खरीद रहे हैं वहाँ, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, गोल्डन वीज़ा ले रहे हैं, तो उनको डर लगेगा। एंड दिस इज़ व्हाट ही वांट्स ईरान, कि भाई इन सब की इकोनॉमी के जो पॉइंट, जिस इकोनॉमी को जो स्पाइन चलाती है उस स्पाइन पे अटैक करो। अरामको पे अटैक कर दिया कल, सऊदी अरामको पे। तो बेसिकली वो यही देख रहा है कि इनके जो दोस्त हैं उनको तंग करो, क्योंकि उनका मेन लीडर चला गया, उन पे सैंक्शंस हैं। $1 17 लाख ईरानी रियाल्स है। $1 से आप 17 लाख ईरानी रियाल खरीद सकते हो। अब तो मीम मारे थे बीच में कि यार मैं तो 1 करोड़ का घर, अब मुझे पता चल गया मैं कहाँ खरीद सकता हूँ। मैं ईरान में 1 करोड़ का घर खरीद सकता हूँ, क्योंकि $5 में मिल जाएगा। तो जब एक इकोनॉमी इतनी जर्जर हो चुकी है, जब वहाँ का लीडर जा चुका है, पॉपुलेशन टोटली रेडिकलाइज्ड है, तो वो तो ठीक है यार, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके ही डूबेंगे, खत्म वाला हिसाब है। सबको तंग करके जाएंगे। अब वो तंग कर रहे हैं, और तंग करने के लिए उनके पास ठीक ठाक असला बारूद है, मतलब दे कैन कैरी ऑन दिस वॉर फॉर सम टाइम। कितना समय खिंच सकता है ये? सी 5 to 6 वीक्स तो यूएस ही एंटिसिपेट कर रहा था, जो कि उन्होंने कहा शायद। अब वो भी देख रहे हैं कि वो तो बढ़ने वाला है। अच्छा, कल वो कुवैत ने ही उनके खुद के 3 उड़ा दिए विमान, मतलब सेल्फ गोल लग गया। तो हम सब ये सब फैक्टर ही नहीं करते ना कि इतनी एरर, बहुत सारी एरर्स भी होती है ना ड्यूरिंग द वॉर। अच्छा, जितने भी ये मिसाइल सिस्टम्स है जो आपके हवा में रोक देते हैं मिसाइल्स को, डिफेंस सिस्टम्स है, उनमें भी एक लिमिटेड क्षमता ही है ना, एक पॉइंट के बाद वो भी फायर नहीं करेंगे, और वो बहुत कॉस्टली है, वो बनते ही नहीं है। चलो कॉस्टली तो एक मैटर हो गया, वो तो यूएस अभी वॉर है, लड़ रहा है, तो वो तो पूरा पैसे की तरफ, पानी की तरह पैसा बहाएगा। एक पॉइंट के बाद यूएस अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि $38 ट्रिलियन का डेट बैठा है उधर, और कोई भी यूएस की पॉपुलेशन ने इसको समर्थन नहीं दिया इस चीज को। देयर इज नो सपोर्ट टू ईरान्स वॉर। क्यों बोले यार, घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतना बड़ा डेट लेके बैठे हुए हैं, इकोनॉमी परेशानी में है, जॉबलेसनेस क्लेम्स हाईएस्ट चल रहे हैं, तो यार तुम पहले घर संभाल लो, दूसरे के घर में जाके क्यों अटैक करने लग गए तुम। पर वही है, इजराइल ने पेडल कर दिया तो ये पहुंच गए वहां पे। देखिए अगेन वो गलत है, सही है, एज आई सेड हम लोग वी कांट से इट, बट दिस इज द सिचुएशन टुडे दैट ईरान इज नॉट बॉइंग डाउन जो तरीके से इन लोग ने सोचा था। हाँ, एक लीडर को मारेंगे तो बस खत्म हो गया। ये वो उसकी तरह है, 10 सर आए इसके, एक सर जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा सर जाएगा, तीसरा आएगा, तीसरा सर जाएगा, चौथा आएगा। इन सब में न्यूज़ और शोर दोनों साथ में चलते हैं। आम आदमी को पता नहीं है कि न्यूज़ को शोर से और शोर को न्यूज़ से कैसे अलग किया जाए। व्हाट डू यू थिंक हाउ दिस
will pan off for a common man. मिस इन्फॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा वॉरफेयर है ना. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका कोई लेना देना नहीं है इस वॉर से तो काहे पड़ रहे हो पीछे, छोड़ दो. आप अपनी नौकरी पे जाओ, काम करो, टेंशन मत लो. एक ही इम्पैक्ट जो इंडिया पे इमीडिएट आ सकता है वो तेल का आ सकता है कि तेल के भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं. क्यों हो सकते हैं? बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो ओमान और ईरान के बीच में है. ईरान ने बोल दिया मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, और 50% सप्लाई हमारी वहाँ से आती है. तो 2.5 मिलियन बैरल, मतलब 25 लाख बैरल दिन के वहाँ से आते हैं हमारे. ठीक है, और वो ही रूट है जहाँ से सऊदी और ये सब अपना भी माल एक्सपोर्ट करते हैं. तो उसने चिकन नेक पकड़ लिया. 34 या 32 किलोमीटर का वो पट्टा है जिसको उसने रोक लिया अभी. और दुनिया का 25% आवाजाही तेल की वहाँ से होती है. 30% गैस, नेचुरल गैस की आवाजाही उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होती है. तो वो रोका हुआ है. उस वजह से प्राइसेस बढ़ सकते हैं पेट्रोल के इंडिया में आगे जाके. बट अभी इंडिया के पास आई थिंक 70 से 90 दिन की इन्वेंट्री है एज कम, मतलब रखते हैं ना. ऐसा तो है नहीं कि हैंड टू माउथ रहते हैं हम. तो वो 90 दिन की इन्वेंट्री तो है, सामान पड़ा है अपने पास. बट अगर 90 दिन से ज़्यादा वॉर चली तो फिर तो नए प्राइस पे परचेज होगा. नया प्राइस जो है वो बढ़ चुका है ऑलरेडी. 80 के आसपास हो गया. बट अभी भी देखो, आप पुराने वॉर्स देखोगे ना तो सब टाइम 140 130 के हैं. हम आई थिंक 12-13 के आसपास 110 120 चलता था. और 2008 के क्रैश में एक बार गिरा था, पर फिर वापस 110 120 हो गया, फिर 140 भी हो गया था. और आज देखो 140 से 80, मतलब आधा हुआ पड़ा है. जबकि साल कितने निकल गए, 17-18 साल निकल गए. तो बट डॉलर अप्रिशिएट हो गया है तो हमारे लिए तो फ़र्क नहीं पड़ा. हमारा 140 था 2008 में, वो आज 70 है. सेम भाव है हमारे लिए तो, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू रुपी, डबल हो गया ऑलमोस्ट. तो हमारे लिए जो है तेल एक कंसर्न बन सकता है. उसके अलावा मेरे को कोई इमीडिएट कंसर्न हमारे लिए दिखता नहीं. बाकी मेटल्स में देखो, गोल्ड सिल्वर खेलते रहेंगे. गोल्ड भाग गया, फिर सिल्वर भागा, फिर सिल्वर गिर गया, ये सब चलता रहेगा. तो गोल्ड और सिल्वर आपके सेफ हेवन है. आप एज एन इंडिविजुअल, मेरे को लगता नहीं किसी को बहुत ज़्यादा परवाह करनी चाहिए सब चीज़ों की. मार्केट्स रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे. मार्केट्स का काम है रिएक्ट करना. कल कर दिया, पर आप देखो 1700 पॉइंट नीचे जाके सेंसेक्स क्लोज 1000 पॉइंट नीचे हुआ. तो हमारी मार्केट्स इतनी ज़्यादा वो नहीं है, उनसे कपल्ड नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं है हमारे को. एक चीज़ जो ऐसे सिचुएशन में लोग करने लगते हैं, वो होर्डिंग, पेट्रोल खरीद के रख लेते हैं. ये या इस माइंडसेट के पीछे की सोच और इसकी हकीकत को अगर आप थोड़ा सा देखिए, होर्डिंग इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ अ ह्यूमन व्हेन ही सीज डेंजर. जब उसको डेंजर दिखता है वो नेचुरली होर्डिंग चालू कर देता है. दुबई में भी अभी न्यूज़ यही आ रही है कि यही प्रॉब्लम हो रही है. लोग ज़्यादा होर्ड कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होगा क्या. वहाँ डेंजर इज़ रियल, यहाँ डेंजर इज़ नॉट रियल. वहाँ लोग उड़ते हुए तीर देख रहे हैं कि आ रहे हैं, कहीं से 4 एरोप्लेन आ रहे हैं, 3 चीज़ें गिर रही हैं, कहीं आग लग रही है, धुआं उठ रहा है, बम की आवाज़ें आ रही हैं. हमारे यहाँ कुछ नहीं है. विद गॉड्स ग्रेस आज पूरा रीजन डिस्टेबलाइज्ड है और इंडिया में कुछ नहीं है. हमारा नेबर अपना लड़ रहा है उसके नेबर के साथ, ठीक है. ईरान अपना लड़ रहा है सबके साथ. हम अकेले सेक्लूडेड है विद गॉड्स ग्रेस. कहीं हमारे साथ कोई किसी का पंगा नहीं चल रहा. एक पॉइंट हुआ था, 2 दिन का पंगा हुआ था, हमने उसको 2 दिन में दुकान बंद कर दी. तो आई थिंक वी आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट. मार्केट्स विल रिएक्ट. मार्केट्स का काम है रिएक्ट करना. अगर आप पिछले 5-6 युद्ध देखेंगे, खासकर इंडिया पाकिस्तान भी देखेंगे, तो उस टाइम मार्केट्स जो हैं करीबन 3-4% करेक्ट हुई थी. पर उसके बाद वो 10% रिकवर भी कर गई. आज गिरने के बाद भी 2% ऊपर हैं इंडिया पाकिस्तान युद्ध से. गिरने के बाद 2% ऊपर है. तो क्यों हमें इतना चिंता करना. मार्केट्स विल रिएक्ट. बट ये समय होता है जब आप निवेश करना चालू कर देते हो. अभी हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स थे, हमने तो सबको मैसेज भेज दिया, काइंडली स्टैक अप. डोंट स्टैक अप पेट्रोल और ग्रोसरी. स्टैक अप स्टॉक्स या फिर स्टैक अप म्यूचुअल फंड्स. स्टॉक्स तो नहीं, बट स्टैक अप म्यूचुअल फंड्स, ETFs. आप ये सब खरीदो ना, वो मत खरीदो. जो आम लोग कर रहे हैं वो मत करो. देखिए, एक है ना, कोविड के टाइम बड़ी कहावत फेमस हुई थी कि द विमेन ऑफ द हाउस वर फायर बाइंग एंड द मेन ऑफ द हाउस वर फायर सेलिंग. कि मतलब औरतें जो हैं वो जा के खरीद रही थी, अरे सामान नहीं मिलेगा तुम्हें. और जो मर्द थे वो घर में अपने जो स्टॉक्स थे, शेयर्स थे, म्यूचुअल फंड्स थे, वो बेचे जा रहे थे कि यार कल को मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. सो हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए. आपने अगर ये पहली बार ऐसा माहौल देख रहे हो तो अलग बात है, आपका रिएक्शन नेचुरल है. बट हम तो बहुत टाइम हो गया ऐसे माहौल देखते हुए. तो हम तो कल भी जब मार्केट्स गिरी तो हमने जम के खरीद लिया माल, जितना खरीद सकते थे, जो हमारी हैसियत थी. कल गिरेगी, कल फिर से खरीद लेंगे. तो वी विल ऑलवेज लुक एट अपॉर्चुनिटीज टू बाय बिकॉज दीज टाइम्स वोंट कम अगेन.
सो आप कह रहे हैं कि एक तो एज एन इन्वेस्टर ये आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी देख सकते हैं, जहां पर आपको मौका है, विंडो है कि आप शेयर स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं तो तुरंत खरीद करना शुरू कर दें। सोचें ना, ये ना सोचें कि वॉर कब तक चलेगी, क्या चलेगी। देख, अच्छा मुझे एक बात बताइए, 2022 में यूक्रेन रशिया युद्ध चालू हुआ, मार्केट 13-14% करेक्ट हुई, विद इन 3 मंथ रिकवर भी होगी। आज वो युद्ध बंद हुआ है क्या? आज भी चल रहा है 4 साल बाद। क्या फर्क पड़ रहा है हमारी जिंदगी में? लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे ये लोग। तो यहां भी यही होने वाला है। एक 15 दिन बाद न्यूज में बातें नहीं होंगी, कोई और न्यूज बन जाएगी, कोई और बड़ी खबर आ जाएगी लाइफ में, विच विल टेक ओवर दिस ईरान। वहां चलेगा, हाँ ठीक है, एक आधा घंटे का स्लॉट मिलेगा इसको कि ईरान ने इस बार ये कर दिया, यूएस ने ये कर दिया, चलता रहेगा। यूएस ने इराक पे कितने साल युद्ध लड़ा, हमें रोज अपडेट थोड़ी मिलती थी। शुरू में मिली थोड़े दिन के लिए, फिर उसके बाद शांत हो गए। यूएस ने अफगानिस्तान पे अटैक किया, कितने समय तक का अटैक था वो। लास्ट न्यूज यही मिली कि भग गए वहां से छोड़ के अपना सामान वामान, और तालिबान आके टेक ओवर कर गया। देखिए, आप किसी और के टेरेन पे जीत कैसे सकते हो? इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हाँ, आपने वहां का लीडर डिकैपिटेट कर दिया, वो अलग बात है, बट जनता है ना, 9 करोड़ 8 करोड़ 7 करोड़, उनको कैसे डिकैपिटेट करोगे? सो वेरी डिफिकल्ट टू फाइट अ वॉर एज एन एक्सटर्नल पर्सन इनसाइड अ न्यू कंट्री, इनसाइड अ न्यू टेरेन विद द लोकल पीपल। इट्स वेरी डिफिकल्ट। फॉरेन इन्वेस्टर्स का बिहेवियर कैसा होता है इस तरह की crisis में? और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स वैसे भी इंडिया को छोड़ के ही जा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो इससे कोई बहुत ज़्यादा उनको प्रभाव पड़ेगा कि उनका डिसीजन कोई बहुत ज़्यादा चेंज होगा। देखो, एज इट इज़ अगर आप देखो पिछले 10-12 सालों में, 7-8 सालों में 10 लाख करोड़ का पैसा बाहर गया FIIs का। जो होल्डिंग 10-15 साल पहले FIIs की भारत की कंपनीज में करीबन 27-28% थी, वो गिर के 17% के आसपास आ गई। पर मैं अच्छी चीज़ मानता हूँ, मैं इसको बहुत अच्छी चीज़ मानता हूँ। FIIs में ना 2 तरह के FIIs होते हैं, एक ब्लैक शीप होता है, एक वाइट शीप होता है। ब्लैक शीप FIIs होते हैं जो आके सिर्फ आपसे क्विक पैसा बनाना चाहते हैं कि भैया मैं घुसा, मेरे को जल्दी जल्दी पैसा बनाना है, मैं निकल जाऊंगा। जैसे ट्रेडर होते हैं हमारे यहाँ, और एक वाइट शीप होते हैं। वाइट शीप होते हैं जो लंबा समय टिकते हैं। अभी कोई कनेडियन पेंशन फंड है, वो स्टॉक लेगा 20 साल रुकेगा। हमें वैसे लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो ब्लैक शीप है। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर अगर छोड़ के जा रहा है ना, तो वो बड़ा इन्वेस्टर नहीं होगा, मतलब वाइट शीप इन्वेस्टर नहीं होगा, वो होगा जो अपॉर्चुनिटी कैपिटल से पैसा बनाने आया था और वो नहीं बना पा रहा है, तो वो चला जा रहा है। इसके अलावा आप कुछ और देख रहे हैं जो इसी स्केल का कुछ पाइपलाइन में है? वॉर के टर्म्स में जैसे इजराइल US ऑन ईरान, अब कुछ ऐसा आपको दिख रहा है आसपास जो ऐसा टेंशन लो अप हो रही है, ये एक्सेस ये भी खुल जाएगा? देखो, अभी जो फ्रंट्स ओपन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान ओपन है, ईरान एंड ये लोग ओपन चल रहे हैं, ठीक है। रशिया यूक्रेन ओपन है, और ईरान ने इधर ओपन कर दिया है, जो जितने भी अरब कंट्रीज, हाँ वो बेकार में लपेटे में आ गए, सारे आ गए। हाँ, दोस्त के दोस्त दुश्मन है, सॉरी दुश्मन का दोस्त दुश्मन है, तो वो दुश्मन का दोस्त दुश्मन करके पिट रहे हैं। तो ये हो गया एक फ्रंट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा खुल सकता है तो चाइना टिबेट का चाइना और इसका ताइवान का खुल सकता है, कि चाइना ताइवान टेक ओवर ट्राई कर सकता है। उस पॉइंट पे पहुंचा हुआ है। हाँ, वो तो वहाँ तो बहुत मैसिव इशू चल रहा है। और अगर वो देखेगा कि US इस टाइम एंगेज्ड है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी विंडो है। तो US टोटली एंगेज्ड है। अब US सेकंड फ्रंट तो ओपन कर नहीं सकता, कितनी लड़ाइयाँ लड़ लोगे आप? वो 2 ही बड़ी शिप है आपकी, वो पहुंची हुई है वहाँ पे, वहीं खेल रही है। और चाइना को खेलना इतना आसान भी नहीं है, मतलब इनके लिए वो थोड़ा, इट्स नॉट ईरान। हाँ, हाँ, उसके पास न्यूक्लियर नहीं है, उसके पास न्यूक्लियर और हाइड्रोजन भी है, तो वो तो मतलब बहुत आगे है वॉरफेयर में। और मुझे ऐसा, मतलब अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, पर कह रहे हैं कि सपोर्ट ईरान को चाइना ही कर रहा है, बिकॉज चाइना जब पूरा उन पर सैंक्शन लगा था तो चाइना उनका तेल खरीदता था, और चाइना युआन में तेल खरीद रहा था, तो उसके तो बेचारे का गड़बड़ हो गया ना। तो आप पहले वेनेजुएला को ब्लॉक कर दिए, फिर आप ईरान को ब्लॉक कर दिए, तो एक तरीके से तो ये वॉर ऑन चाइना है। वॉर ऑन ईरान तो बाद में है, वॉर ऑन चाइना पहले है। तो आप ये कह रहे हैं कि वॉर ऑन ऑयल या वॉर ऑफ ऑयल है, this is actually not a war of fossil fuel, it's a war on indirectly on China. Absolutely. सर, जब आपके पास देखिए एनर्जी एंड फूड, ये बार बार ये बात होती है, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। अ कंट्री कैन गो एनीवेयर फॉर एनर्जी सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी, कि उनका एनर्जी सिक्योर होना चाहिए, फूड सिक्योर होना चाहिए, नहीं तो कंट्री कैसे चलेगी?
इंडिया में लकीली फूड सिक्योरिटी सेल्फ सफिशिएंट है, हमारे को बहुत ज़्यादा भारत पे निर्भर नहीं करना पड़ता, रादर हम तो बेचते ही हैं बाहर, ठीक है। और अपने आप को सिक्योरिटी देने के लिए हमने जब टैरिफ हुई तो यूएस चाहता था कि वहाँ से दूध आए, वहाँ से गेहूँ आए, अनाज आए, तो मना कर दिया कि भाई एक हमारे पास तो सिक्योरिटी है भी और हमारे को फार्मर को भी प्रोटेक्ट करना। ऑन दी अदर साइड एनर्जी सिक्योरिटी में हम अभी हमारा 70% इम्पोर्ट अभी भी क्रूड ऑयल है, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा फर्क है। वैसे अगर आप देखें कि क्रूड ऑयल एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी पिछले 10 साल में आधा हो गया, मतलब क्रूड ऑयल का इंपोर्ट आधा नहीं हुआ है, पर क्रूड ऑयल एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आधा हो गया, क्योंकि जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ी है हमारी, या ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है। तो ये सब चीजें रहती है। जब आप एनर्जी पे अटैक करते हो तो आप दूसरों कंट्रीज की एनर्जी सिक्योरिटी पे अटैक कर रहे हो। तो अब वेनेजुएला से वहां तेल जा रहा था, ईरान से जा रहा था, वो बंद हो जाएगा तो चाइना तेल मिलाएगा। अच्छा, ये जो वॉर है इसका जो इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारी करेंसी पे क्या होगा? देखिए, रुपी तो डिप्रिशिएट करेगा और कर गया है, पिछले 2 दिन में ही 92 पे पहुंच गया है, 90 तक आया था, 92 पे आ गया। तो रुपी तो डिप्रिशिएट करेगा ही, कुछ इसमें तो कोई दो राह नहीं होती। और क्योंकि क्रूड भाग गया ना, क्रूड भागा है तो इंडिया को ज़्यादा डॉलर लगेंगे खरीदने में। वही क्रूड जो $75 पर बैरल में मिल रहा था, अब उनको 82 में मिलेगा, 87 में मिलेगा, हो सकता है 100 तक भी पहुंच जाए मामला, युद्ध जब तक चलेगा। महंगाई बढ़ेगी। हाँ, और महंगाई बढ़ सकती है। पर अभी तो देखिए 90 दिन 75 से 90 दिन का इन्वेंट्री है, बट वॉर कितनी देर चलती है उस पर निर्भर करता है। फिर क्या होता है ना, कभी कभी जैसे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तो बंद है, फिर वो ओपन कर दिया, सिलेक्टिव ओपनिंग हो गई कि ये वाले शिप्स जाने देंगे हम। वो अब हमारा रिश्ता ईरान के साथ कैसा है उस पर निर्भर करेगा, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल चीज़ें निर्भर करेंगी। देखिए, युद्ध लड़ते लड़ते ना थकान आती है, सबको थकान आती है। तो शुरू का जो जज्बा जोश होता है ना, वो खत्म होने लग जाता है कुछ देरों बाद। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट होती है। अभी यूक्रेन रशिया में भी यही हुआ, फिर अचानक से बीच में कोई बड़ा इंपैक्ट आएगा, फिर वापस 4-5 दिन के लिए एंगेजमेंट हो जाएगा, फिर वापस ये ठंडा छोटे मोटे बम गिरते रहेंगे इधर उधर। महंगाई आप कह रहे हैं कि बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, मतलब मिडिल क्लास पर भी इम्पैक्ट आएगा। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मिडिल क्लास आएगा इस समय इन्वेस्टमेंट्स को लेकर? देखिए, कछुए से सीखना चाहिए। जब वो परेशानी देखता है तो अपने आप को अंदर समेट लेता है, ठीक है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपको अपने खर्चों को नियमित करना पड़ेगा। आप सरकार को दोष नहीं दे सकते इसमें। मैं ऐसा नहीं कोई सरकार के पक्ष का हूँ, बीजेपी के पक्ष का हूँ, कांग्रेस का, कोई भी सरकार होती, आप नहीं दोष दे सकते। अगर इंटरनेशनल लेवल पे इस लेवल के युद्ध छिड़ा हुआ है और आप बचे हुए, पहले तो वो आपको गनीमत है, सबसे पहली चीज़ तो वो है। उसके बाद अगर कुछ भाव बढ़ता है चीज़ों का ग्लोबल स्पाइक्स की वजह से, तो यू विल हैव टू लिव विद इट। आप कुछ कर नहीं सकते जब तक चीज़ें टेंशन फ्री नहीं होती, तब तक आपका भाव हो सकता है ऊपर ही रहेगा। सो हमें सिर्फ अपने लिम्स जैसे अंदर करने हैं, जो हम खर्चे करते हैं उनको नियमित करना है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का ना इम्पैक्ट सब चीज़ों पे आता है। लॉजिस्टिक्स है ना, सब्जी महंगी हो जाएगी, फल फ्रूट्स महंगे हो जाएंगे, सब कुछ महंगे होंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा राशन करना पड़ेगा उन चीज़ों को। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि अगर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में देखें, मिडिल क्लास भी बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, अगेन एज आई सेड कि वॉर का जो टाइम है ना, वो बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब एक सिंपल इररिस्पेक्टिव, हाँ, इररिस्पेक्टिव वॉर के टाइम आपका 5-10% मार्केट गिरेगा और वो 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर रिकवर कर जाएगा। देखिए, लोग कहते हैं यार काश निफ्टी 23,000 होता तो मैं इन्वेस्ट कर देता, 24,000 होता मैं इन्वेस्ट कर देता। तो आज मौका मिल रहा है ना, कर लो। बोले नहीं अब तो युद्ध है। अरे मार्केट को भी तो कोई बहाना चाहिए ना नीचे जाने का। मार्केट विल्स, अगर मार्केट के पास बहाना नहीं होता तो वो क्यों 26,000 से गिर के 24,500 पे आ जाती? तो उसको जब बहाना मिला है तब डाल दो पैसे। तो आप कह रहे हैं पैनिक नहीं करना, पैनिक सेलिंग तो सबसे खराब चीज है। दैट मीन्स यू हैव बुक्ड योर लॉस। अपॉर्चुनिटी है बाइंग, यस, इट शुड बी लुक्ड एट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इवन नाउ। अब आप सोचिए, आप एक स्टॉक देख रहे थे, वो चल रहा था, आपको वो कंपनी पसंद है, अज्यूम कर रहा हूँ, 1,000 रुपए का था, एंड यू सीइंग टू इट टुडे एट 800, यू आर रेडी टू बाय एट 1,000, व्हाई आर यू नॉट रेडी टू बाय एट 800? उसके 2 कारण हो सकते हैं। नहीं, पहला है कि आपको पता ही नहीं था आप खरीद क्या रहे हो। सेकंड, आपने रिसर्च नहीं करी थी। अगर आपकी रिसर्च थी कि भाई ये चीज अच्छी है, तो 1,000 में अच्छी थी तो 800 में तो बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। हाँ, क्या वो 800 से 700 नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है। हम लोग कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। पर यू हैव टू ऑलवेज लुक एट रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, कि मैं आज जब घुसूंगा
मेरा कितना रिस्क है? आज अगर निफ्टी 24,800 पे, तो मैं क्या देखता हूँ निफ्टी में? मैं भी शायद 1000 पॉइंट और गिर जाएगा, 5% और गिर जाएगा, पर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है? सो यू विल ऑलवेज हैव टू लुक कि रिस्क तो है ना, इक्विटी बिना रिस्क के आती नहीं। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए स्ट्रेटजी सेम है। अगर मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ, आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एसआईपी को लेकर ही था कि एसआईपी करने वाला जो है वो क्या करे, ऐसी सिचुएशन में बढ़ा दे एसआईपी? बिल्कुल बढ़ा दे, एब्सोल्युटली, अगर पॉसिबल है तो। हमने अपने सारे इन्वेस्टर्स को मैसेज किया कि दिस इज व्हाट वी रेकमेंड, एंड मैं बता रहा हूँ, आई थिंक पता नहीं क्या हम लोग ने बहुत एजुकेट करने, हम लोग एजुकेट करने पे बहुत फोकस करते हैं। आई डिडंट रिसीव अ नेगेटिव मैसेज फ्रॉम एनीवन। किसी के पास 1 लाख था तो 1 लाख डाला, किसी ने के पास 1 करोड़ था तो 1 करोड़ डाल दिया। एंड दे विल रीप बेनिफिट्स इन 6 months, 6 महीने में बेनिफिट खाएंगे वो। एक्चुअली पॉडकास्ट करने का फायदा हमारे जो पैसे हमारे पास भी है उसको आप डाल दीजिए। हाँ, और मैं नहीं कह रहा कि बहुत दिमाग लगे, एक अच्छे ETF में डाल, निफ्टी 50 के ETF में डाल दीजिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 के ETF में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें कोई स्टॉक नहीं पकड़ना है। वी डोंट वांट टू बी मेकिंग 500% प्रॉफिट, इवन इफ वी एंड अप मेकिंग 10 to 15% प्रॉफिट इन 6 months, इट्स अ गुड नंबर एंड यू हैव अपॉर्चुनिटी टू कैच एट दिस प्राइस। अच्छा, इन्वेस्ट की बात कर रहे हैं तो इस तरह के टाइम में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पोर्टफोलियो में कोई फॉर्मूला होता है? कोई हमें ध्यान रखना चाहिए कि इतना हमें इसमें डाल देना है, इतना इसमें डाल देना है, इतना इसमें डाल देना है। इन दीज टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जब हम नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका एलोकेशन किस तरह से होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आपने पूछा है कि एलोकेशन कैसे करें। अब इसको मैं सिंपल रखता हूं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं, पर पैसा डालने का आप में वो हो गया, कॉन्फिडेंस है कि मार्केट्स जाएंगे, तो निफ्टी 500 इंडेक्स जो है वो हमारे देश की टॉप 500 कंपनीज को फैक्टर करता है, जिसमें 100 लार्ज कैप है, 150 मिड कैप है, 250 स्मॉल कैप है। तो इस एक तरीके से आपने तीनों प्ले कर लिया, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तीनों आपने प्ले कर लिया बाय इन्वेस्टिंग इन निफ्टी 500। फिर आपको लगता है देखो मैं करना तो चाहता हूँ पर मैं स्मॉल कैप मिड कैप नहीं कर सकता, तो आप निफ्टी 50 कर लो और निफ्टी नेक्स्ट 50 कर लो, विच इज देश की 100 बड़ी कंपनीज है। आप थोड़े अग्रेसिव हो, आप बोलते हो नहीं यार मैं थोड़ा लंबा वेट कर सकता हूँ और मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो आप ज़्यादा पैसा निफ्टी मिड कैप में डाल दो, निफ्टी स्मॉल कैप में डाल दो। ये तो वो हिसाब है ना कि आपका पाचन सिस्टम कैसा है, आप कितना मीठा खा पाते हो, कितना तीखा खा पाते हो। तो अगर आप नहीं खा पा रहे हो मीठा तीखा ज़्यादा, तो कोई चक्कर नहीं, पहले देश की 100 कंपनीज पे बेट कर लो, तो अच्छी कंपनीज है, सारी ऑसम कंपनीज है वो। दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत, दिमाग जो लगाता है पैसे थोड़ी बनाता है। दिमाग आपको जॉब पे लगाना है, दिमाग आपको बिजनेस पे लगाना है, वहां कोई दिमाग नहीं लगाता ना, वहां सबको फ्री का पैसा चाहिए, जहां फ्री का पैसा पड़ा है वहां पे दिमाग लगाने लग जाते हो। ये आई थिंक आज का ही पंचलाइन नहीं होगा। नहीं, मैंने कभी बहुत दिमाग लगाने वाला, मैंने कोई इकोनॉमिस्ट नहीं देखा जो स्टॉक मार्केट से अमीर बना, क्योंकि इकोनॉमिस्ट इतना डरा हुआ रहता है ऑल द टाइम कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाता। उसको लगा यार ये युद्ध हो गया तो क्या होगा, मेरे 5% कम हो जाएगा, हो जाएंगे यार 5% कम, कल का हमारा पोर्टफोलियो ड्रॉप देखेगा कोई, बहुत लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा उतने में। इतना पैसा गिर गया नीचे सलजे सर, और हंस के चाय पी के आज पॉडकास्ट दे रहे हो। तो ऐसे में जैसे कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि अरे अभी वॉर है, डिफेंस में डाल दो, फार्मा में डाल दो, आपका क्या राय है? मेरे हिसाब से ये विनेबल गेम ही नहीं है। मतलब ऐसे ज्ञानियों के लिए आपकी क्या राय है? मतलब क्या ही ज्ञान दूं इनको मैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता था। तो देखिए सेक्टोरल रोटेशन जो है ना वो सुपर एक्सपोर्ट्स का काम है। एक रिटेल इन्वेस्टर मैं लिख के दे सकता हूं कि सेक्टोरल बेट्स जीत ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं अभिमन्यु का चक्रव्यूह कब घुसना है कब बाहर निकलना है। 4 आर्टिकल पढ़ के आप नहीं कर सकते भाई, बहुत जाता है अंदर, बहुत अंदर रिसर्च जाती है, बहुत सब जाता है, एंड आई थिंक इट्स नॉट योर जॉब। इससे अच्छा प्ले देता हूं मैं आपको, चलो आपका मन है कि मैं कुछ अलग करता हूं, मैं आपको आपकी टीम में ओपनिंग बैट्समैन का कपल देता हूं। हमारे यहाँ के सबसे अच्छे ओपनिंग बैट्समैन मेरे हिसाब से तो सचिन सहवाग रहे हैं, ठीक है, तो एक सचिन देता हूँ, एक सहवाग देता हूँ, आप अपनी टीम में जोड़ लो, आपकी बहुत अच्छी बैटिंग होगी। जब सचिन अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा सहवाग कर रहा होगा, जब सहवाग अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा सचिन कर लेगा, ठीक है। सचिन है हमारे वैल्यू फंड और सहवाग है हमारे मोमेंटम फंड। अब ये क्या होता है, ये ना स्टाइल बेस्ड इन्वेस्टिंग है, इसमें स्टाइल आ गया। वैल्यू इज अ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। वैल्यू का मतलब होता है ग्रेट कंपनीज एट चीप प्राइस। तो ये जो इंडेक्स होता है
ये उन 50 कंपनी को आइडेंटिफाई करता है निफ्टी 500 में से जो वैल्यू में इस टाइम पे बेस्ट रैंक कर रही हैं, और ये हर 6 महीने में बदलता है, हर 6 महीने में उनको बदलता रहता है। तो 500 कंपनीज हैं, अभी 6 महीने पहले 6 महीने गए तो एक सेट ऑफ 50 कंपनीज आई हुई हैं। 6 महीने बाद फिर से वो स्कोर पूरी 500 कंपनीज पे मारा जाएगा, तो जो कंपनीज उस लिस्ट में आएंगी उसको इस लिस्ट पे डाल दिया जाएगा। अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन रहने दिया जाएगा, जो यहाँ थी और वो नहीं आई उनको बाहर कर दिया जाएगा, नए वालों को अंदर जगह दे दिया जाएगा। हर 6 महीने में ये होगा। और आपको पता है सर, पिछले 2 महीने से तो आप मानोगे कि स्टॉक मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया। निफ्टी 500 वैल्यू 50 इज अप 10%, क्योंकि वो सचिन है, खराब पिच पे भी खेलना जानता है। सहवाग होता है मोमेंटम फंड। अब मोमेंटम में क्या प्रॉब्लम है? मोमेंटम इज अ रिस्की स्ट्रैटेजी। इट इज अ रिस्की स्ट्रैटेजी बिकॉज मोमेंटम का टाइम बहुत कम टाइम आता है। नंबर ऑफ टाइम्स जब सचिन सहवाग बहुत अच्छा करेगा, वो नंबर ऑफ टाइम्स बहुत कम है, पर जब वो अच्छा करेगा तब वो 10 बॉल में 50 रन बनाएगा, 20 बॉल में 50 रन बनाएगा। तो ये हो गया हमारा निफ्टी 500 मोमेंटम 50। मैं कहता हूं अगर जिंदगी में किसी को कुछ नहीं समझ आता ना, ये 2 फंड लेके बैठ जाओ, आप पूरे मार्केट को तोड़ दोगे। मार्केट उतना अच्छा रिटर्न नहीं कमा के देगी जितना आपका पोर्टफोलियो कमा के देगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरे पास हिस्ट्री का डेटा है पूरा इसमें। सर मतलब हम पॉडकास्ट बंद कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी मिल गई है। सचिन सहवाग आपके, सहवाग सचिन और सहवाग, लेकिन लालच बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल बढ़ता है, बढ़ना भी चाहिए। हमने सचिन सहवाग दे दिया तो हमने कहा पूरी टीम भी बना लेते 11 की टीम बना लो, बाकी 9 भी कर लेते हैं। अब ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये समय कैसा है, क्या स्ट्रेटेजी उनको फॉलो करनी चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? अगेन अभी मतलब मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ। हमने अपने ग्रुप में जिन जिन लोगों ने बोला कि हमारा 10 साल प्लस होराइजन है एंड वी वांट टू डू लंप सम, मैंने यही 2 फंड्स दिए एग्जैक्टली। मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ। उनके लिए भी यही स्ट्रैटेजी। देखिए आप समझिए, हमारे इन्वेस्टमेंट में ना सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। आदमी वही हेल्दी रहता है जो सिंपल खाना खाता है। जो कॉम्प्लिकेटेड खाना खाता है वो हेल्दी नहीं रहता है, और वो सस्टेन नहीं कर पाता। अब दाल चावल अपन घर पे रोज क्या खाएंगे? दाल चावल रोटी सब्जी, रोज तो एक्सोटिक सामान नहीं बनेगा ना। तो मैं ये कहता हूँ लोगों को कि आप बहुत ज्यादा मत सोचो। अच्छा अब आप बोलते हो कि नहीं ठीक है सर, फिर भी मेरे को थोड़ा सा कुछ अलग चाहिए, तो आप ये कर सकते हो कि भाई एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लिया, एक मल्टी कैप फंड ले लिया। मैं लोगों को कहता हूँ डायरेक्ट स्मॉल कैप और मिड कैप में मत जाओ, उसकी ना वॉलेटिलिटी आप झेल नहीं पाओगे, बहुत वॉलेटाइल होते हैं वो। कल को अभी देखो स्मॉल कैप ने पिछले 3 साल 2 साल से रिटर्न नहीं दिया, 1.5-2 साल से रिटर्न नहीं दिया, तो आप झेल ही नहीं पाओगे। पर एक फ्लेक्सी कैप, हर फ्लेक्सी कैप ने ठीक ठाक रिटर्न दिया है। आप HDFC फ्लेक्सी कैप देखोगे तो पिछले साल उसने 10% का रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी ने नहीं दिया रिटर्न। तो ये आप एक चीज जोड़ सकते हो विच इज फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप। अपने आप ही थाली बनी हुई है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की। दूसरा, अगर आपको लगता है और थोड़ा सा और ऐड करना है, आप खासकर जो इन्वेस्टर्स थोड़े से जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो इंटरनेशनल फंड्स को ऐड कर सकते हैं, विच इज NASDAQ 100, चाइना टेक्नोलॉजी फंड। तो इनको आप ऐड कर सकते हो अपने, अगर आप चाहते हो तो। और नेक्स्ट है गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर को ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका ETFs होता है। आप गोल्ड का ETF ले सकते हो, सिल्वर का ETF ले सकते हो। बट अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कितना गोल्ड में डालूं, कितना सिल्वर में डालूं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, एक म्यूचुअल फंड आता है जो गोल्ड सिल्वर म्यूचुअल फंड होता है। उसमें आपका खर्चा थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर आपका सरदर्द 0 हो जाएगा। लगाया छोड़ दिया। वो गोल्ड और सिल्वर में फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि कितना पैसा गोल्ड में डालूं, कितना पैसा सिल्वर में डालूं, और ये चेंज करता रहेगा अपने मार्केट के असेसमेंट के हिसाब से। तो यू आर नाउ बैंकिंग ऑन अ फंड मैनेजर, प्रोफेशनल फंड मैनेजर, टू डिसाइड योर एलोकेशन बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। आपने तय कर लिया कि मुझे महीने का 10,000 रुपए गोल्ड सिल्वर में डालना है। अब वो किस में कितना डालना है वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो लेट द फंड मैनेजर डिसाइड, नो प्रॉब्लम। इसमें हमें आपने 2 सवाल और दे दिए। पहला सवाल तो यही है कि जो सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और दूसरा एक तो हो गया गोल्ड ट्रेडेड फंड, पीपल हु आर इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन गोल्ड एंड सिल्वर, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पहले तो म्यूचुअल फंड वाली आप बता दीजिए, फिर ये म्यूचुअल फंड। अगेन आई विल स्टिक टू द सेम गट की वैल्यू और अपना ये क्या कहते हैं, मोमेंटम इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन यू कैन हैव। मैं आपको ना पिछले 20 साल का डेटा बताता हूँ। अगर आप कौन सा फैक्टर जीता है सबसे ज्यादा बार, रैंक नंबर 1 और रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3 हर साल, इट इज ईदर वैल्यू और मोमेंटम। ओके, तो
म्यूचुअल फंड के लिए भी सेम स्ट्रेटजी। हाँ, और आपको पता है जो इंडेक्स है निफ्टी 500 वो कभी भी नंबर 1 नहीं आया। मतलब एवरी टाइम अ फैक्टर हैज बीटन द मेन इंडेक्स। या तो मोमेंटम बीट कर रहा होगा, या वैल्यू बीट कर रहा होगा, या क्वालिटी बीट कर रहा होगा। इतना सिंपल है पैसा कमाना। वैल्यू का 5 ईयर रिटर्न इज 34% CAGR। मोमेंटम का 5 ईयर रिटर्न इज 25 और 26% CAGR। मोमेंटम का 20 ईयर रिटर्न इज 22% CAGR। वैल्यू का 20 ईयर रिटर्न इज 17 to 18% CAGR। निफ्टी 500 का 20 ईयर रिटर्न इज 13 to 14% CAGR। मतलब मैं सिर्फ वैल्यू और मोमेंटम लेके बैठ जाऊं तो मैं निफ्टी 500 को 5% से बीट कर जाऊंगा। मेरे को मतलब माला मिलेगी गले में कि मैंने अगर 20 साल 5% बीट कर गया ना इंडेक्स को, बेस इंडेक्स को, तो मतलब देश के टॉप फंड मैनेजर्स में आ जाऊंगा मैं बिना फंड मैनेजर हुए। इतना सिंपल है। तो हम तो 11 की टीम बना रहे थे, हम ये देख रहे हैं कि सब कुछ घूम फिर के सचिन और सहवाग के ही जा रहा है। हमें कर सर, जितनी बड़ी टीम होगी आपकी म्यूचुअल फंड की उतना पैसा नहीं बनेगा। उसका रीजन बताता हूँ। म्यूचुअल फंड्स जो है ना भारत में, वो सिर्फ 1000 कंपनीज में निवेश करते हैं। सारे म्यूचुअल फंड्स भारत की सिर्फ टॉप 1000 कंपनीज में निवेश करते हैं। तो अगर आपने 10 स्कीमें पकड़ ली तो उसमें भारी लेवल का पोर्टफोलियो ओवरलैप आ जाता है कि आपने जो फ्लेक्सी, आपने HDFC फ्लेक्सी कैप लिया, उदाहरण है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी ले लिया, और इन्वेस्को का भी फ्लेक्सी कैप ले लिया, और जी मैंने सुना था ईडलवाइस का भी बड़ा अच्छा है तो उसका भी फ्लेक्सी कैप ले लेता हूँ, और जी मेरे एक दोस्त ने बोला क्वांट का फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा, चलो वो भी ले लेता हूँ। तो आपने जब उसका पूरा पोर्टफोलियो बनाया तो आपने देखा यार 40% स्टॉक्स तो साले सेम है। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन कहां से मिली? द गेम इज डाइवर्सिफिकेशन ना। इफ सचिन डजंट परफॉर्म, सहवाग हैज टू परफॉर्म। इफ सहवाग डजंट परफॉर्म, सचिन हैज टू परफॉर्म। दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। इसीलिए अगर आपको लाइफ में सिंपल चलना है, मैं सच्ची कह रहा हूं, आपको लगेगा मजाक कर रहा है, 3 फंड रखो। एक रखो वैल्यू, एक रखो मोमेंटम, एक रखो गोल्ड सिल्वर, और भूल जाओ। हर बार बस SIP करते रहो और बढ़ाते रहो जब जब बढ़ा सकते हो। जब ऐसे मौके आए, परेशानी वाले मौके आए, तो लमसम कर दो, इक्वल कर दो तीनों में, या फिर ज़्यादा वैल्यू और मोमेंटम में कर दो, कम गोल्ड सिल्वर में करो। चॉइस आपकी। यू विल बीट द मार्केट। आई एम टेलिंग यू विल बीट द मार्केट। देयर इज नो चांस यू विल नॉट बीट द मार्केट। मतलब फिजिकली जो गोल्ड, और ये सॉरी, इसमें बस एक ही मैं कैविटी डाल देता हूँ कि ये आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है। डेट पोर्टफोलियो अलग होना चाहिए, जिसमें आपके पास फिक्स्ड इनकम है, सिक्योरिटी है, कल को मार्केट्स बहुत क्रैश करती है तो आपको वो थोड़ा सा कुशन दे देता है। हाँ जी, आपका क्वेश्चन था। अब सर जो सिल्वर गोल्ड में लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी चाहिए, या वो क्या देखें, या किन चीजों से सावधान रहें? ठीक है, दोनों, जैसे सिल्वर है ना, सिल्वर एक बदमाश बच्चा है, हाईली वॉलेटाइल। तो कल परसों बड़ा, कल गिर गया, फिर आज फिर से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। उसका नेचर बड़ा वॉलेटाइल है ना। तो वो कैसे बोला, रहमान डकैत की दी हुई बहुत बड़ी क्या कसाई नुमा होती है। तो ये बड़ा ऐसा ही है, घूमता ही रहता है, बहुत ज़्यादा कसाई नुमा है। ये भी एक कसाई है, 40% एक दिन में गिर भी जाता है। बहुतों के घर लूटे हैं सिल्वर ने। तो लेवरेज मत करिए, पहली बात, ठीक है। कोई भी MCX मत करिए। दूसरा, खरीदे तो 10 साल के व्यू के साथ खरीदे। उतना पैसा डालें जो आधा हो जाए तब भी आपको परवाह ना हो। आप कह सकते हो जी मैं 50,000 डालूंगा तो आधा होगा 25,000 हो जाएगा। 25,000 मैं झेल सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पर बेचूंगा नहीं, पर मेरे को, मैं झेल सकता हूँ। मैं 50,000 को 25,000 जाते हुए देख सकता हूँ। तो आप कृपया करके सिल्वर में पैसा डालें। ये सब नहीं कर सकते तो सिल्वर को अपने स्क्रीनर से हटाएं इमीडिएटली, ठीक है। गोल्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इट्स अ रिजर्व ऑफ वैल्यू, इट इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। पिछले कई सालों में गोल्ड अपने 50-डे मूविंग एवरेज से नीचे नहीं आया है, और जब आता है तो बहुत भारी सपोर्ट लेता है। तो हमारे तो एक स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टर्स के लिए जो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। हम हमेशा कहते हैं जैसे ही गोल्ड 50-डे EMI पे आ जाए, जम के पैसा डाल दो। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक टर्म होता है, टेक्निकल है थोड़ा सा, पर 50 दिन EMI पे आ गया तो आप डाल दो पैसा, कोई चक्कर नहीं है। नाउ योर लॉस प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। ऐसा नहीं है जीरो हो सकती है, बट ऑलमोस्ट जीरो है। बट सिल्वर 100-डे EMI तक भी चला जाता है। तो हम वहां हम कहते हैं, जो इन्वेस्टर डालना चाहते हैं कि 50-डे EMI है तो जितना पैसा है उसका 30-40% डाल दो, क्योंकि अब ये 100 पे भी जा सकता है नीचे। जब 100 पे चला जाएगा तो बचा हुआ डाल देगा। चीज बड़ी कई बार दिमाग में आती है, मैं लोगों को देखता हूँ
कि दूसरों को देखते हैं कि इन्वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा पैसा बना रहे हैं, तो उनमें भी एक इंटरेस्ट जागृत होता है और वो भी निकल पड़ते हैं। फिर जब ऐसी क्राइसिस आती है तो उनको लगता है अरे आज तक हमने स्टॉक मार्केट को एज अ अपॉर्चुनिटी नहीं देखा, एज अ ऑप्शन टू अर्न मनी नहीं देखा, हमारे पास और कोई जरिया है नहीं, चलो मैं इससे शुरू करता हूँ। उनके लिए सलाह है। सर देखिए, यू कांट रोमांस द आउटपुट। क्या बात, ठीक है, आप है ना सिर्फ आउटपुट को रोमांस नहीं कर सकते। विजय सर की आवाज़ इतनी फेमस है, वो अपना क्या कहते हैं टॉप ऑफ द लीग शोज में अपनी आवाज़ देते हैं, ये आउटपुट है। उसके पीछे एक इनपुट भी तो था, इतने साल की मेहनत थी, स्ट्रगल था, लर्निंग्स थी, सक्सेस था, फेलियर था, वो कोई नहीं देना चाहता। अगर आज 18 साल से मैं निवेश कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो हम भी सीखते हैं, जैसे हमने वैल्यू मोमेंटम की अभी बात कर रहे थे, ये कोई मेरी 10 साल पुरानी ईजाद नहीं है, मेरी 1.5-2 साल पुरानी ईजाद है, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली सीख रहा हूँ। तो आप मेरे इनपुट से प्यार करिए, मेरे आउटपुट से मत प्यार करिए कि ओहो इसने तो बहुत पैसा बना लिया स्टॉक मार्केट में रह के, ये सब करके मैं भी बना लूंगा। बिकॉज अगर सिर्फ मेरे आउटपुट के बेसिस पे आप आ गए तो आप टिक नहीं पाओगे। ठीक है, एथलीट अगर आपको बनना है तो आपको कोर्ट पे तो आपको कितनी देर होगा, बैडमिंटन का मैच चलता है 1 घंटा, पर उसके पीछे कितने दिनों की प्रैक्टिस, घंटे घंटे की, 10-10 12-12 घंटे। वो पीवी सिंधु जी कहती थी मेरे छाले पड़ जाते थे पैर में और मैं मतलब फिर भी खेल रही होती थी। देखिए इतनी बोरिंग होती है सर, बहुत बोरिंग है, एवरीथिंग इज सो बोरिंग सर, एवरी प्रैक्टिस इज सो बोरिंग। आप अगर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं सब, कितना बोरिंग होता है वो काम। शूटिंग इज सच अ बोरिंग इवेंट। वो तो आउटपुट जब आता तो ठीक अलग लगता है, बट है तो बड़ा बोरिंग। 6 घंटा लगता है 1 घंटे के एपिसोड को शूट करने में। नहीं सर, एक पूरे दिन में 2 से 2.5 मिनट का आउटपुट आता है। अच्छा, इवन सीरियल्स में? सीरियल्स का आप छोड़ देते हैं, हाँ मूवीज में आप कह रहे हैं? हाँ मूवीज में या इवन वेब सीरीज एंड ऑल, बहुत अगर पुश करेंगे तो 3-4 मिनट का। जस्ट इमेजिन 12 घंटे की शिफ्ट में आप 4 मिनट आउट दे सकते हो बस उससे। कितना बोरिंग काम है, इतना डिफिकल्ट काम है। तो डोंट रोमांस माई आउटपुट, स्टार्ट रोमांसिंग माई इनपुट। अगर आप वो रोमांस करोगे आउटपुट अपने आप आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम आते हैं आपदा में अवसर, अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस। ये क्राइसिस है, दिस इज अ क्राइसिस टाइम। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज यू सी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स ऑल्सो एंड फॉर पीपल हु आर इन दिस गेम? इन दोनों के लिए, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या ऑप्शन देखते हैं आप? देखिए, मैं तो सिंपल कहता हूं कि एक तो अपना रिजर्व बना के रखिए इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो, जो कल को विपदा आपदा रियली आ जाए तो आपके पास होना चाहिए। इमरजेंसी फंड आपका क्लियर होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, थोड़ा कैश इन हैंड होना चाहिए, थोड़ा रोकड़ा घर पे रख लीजिए, कोई चक्कर नहीं है, वो आप एक रख लीजिए सो दैट यू आर सिक्योर। फर्स्ट फोकस ऑन सिक्योरिटी, नॉट ऑन मेकिंग मनी। आप सिक्योर हो गए तो पैसा बन जाएगा, ठीक है, वो जान है तो जहान है टाइप से। तो ये हो गया पहली चीज। देन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी कैपिटल है, पैसा है और अभी उसका कोई यूज नहीं है, लंबे समय के लिए आपको दिख रहा नहीं है कि कोई यूज है, तो प्लीज आज इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये वही टाइम था जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि कब मार्केट गिरेगी। गिर गई, अब तो खरीदो। बोले नहीं, वॉर की वजह से नहीं गिरनी चाहिए थी। अब मार्केट को का बहाना मत देखो कौन से वजह से गिरी है। मार्केट ने मौका दे दिया आपको कि चल आजा फिर से। क्या 10 साल बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 80,000 पे होगा? आज 80,000 पे। क्या 10 साल बाद 80,000 पे होगा? आंसर इज नो, ज्यादा होगा। तो आज क्यों इतना सोच रहे हो? ठीक है ना, जब 10 साल बाद ये हो सकता है 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, जो भी नंबर होगा, आई डोंट नो, बट 80,000 तो नहीं होगा, तो क्यों इतना सोच रहे हो? सो बाय द डिप्स वेन एवर यू कैन। जब जब डिप करता है उसको खरीदिए, आप ऑटोमेटिकली पैसा बनाओगे। दैट्स द वे टू मेक मनी। सो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए भी यही फॉर्मूला है सर, एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है कि जब दूसरे, वो वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट है, देयर इज अ सिंपल, आई विल, उन्होंने उनका स्टेटमेंट था, आई विल टेल यू अ सिंपल वे टू मेक मनी। व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फेयरफुल, व्हेन अदर्स आर फेयरफुल बी ग्रीडी। बस उन्होंने ये बात बोली थी, हम तो वही मानते हैं। आज का ये पॉडकास्ट आपके बनाने के लिए जाना जाएगा। मैं कुछ तो साहब के वॉरेन बफेट सर के है। सर, हर आपदा एक अवसर लेकर आती है। आपने भी बताया कि दिस इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेशली पीपल हु वर ऑन द फेंस टू एंटर।
ट्रेंड है, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी एंटर करने की। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। 2008 जनवरी में मैंने अपनी SIP स्टार्ट करी थी, उसके बाद निफ्टी 60% गिर गया, जिससे मैंने 60% गिरा, मतलब 100 का 40 रह गया, और मेरी SIP चालू रही। 5 साल बाद जब मैंने अपना अकाउंट खोल के देखा, क्योंकि तब ऐप नहीं होती थी, ये ऐप ने बहुत बर्बाद किया लोगों को। 5 साल बाद मेरा पैसा डबल हो गया था, जो मैंने SIP के माध्यम से डाला था। पेशेंस चाहिए सर इस गेम में। इसमें भी हमारे गुरुजी का एक कोट है कि द मार्केट इज अ प्लेस टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। ये वेल्थ ट्रांसफर मैकेनिज्म है सर। आप इसको अगर जुआ सट्टे की तरह लेके आओगे तो ये आपसे सब कुछ ले लेगी, पर अगर आप इसको बोलोगे मुझे आपसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहिए, ये बिल्कुल करेगी। मैं आपको इसका सिंपल डेटा देता हूँ। 1979 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 100 से स्टार्ट हुआ था, आज 46 ईयर्स हो गए हैं, 80,000 हो गए। 100 का 80,000, 800 गुना हो गया। अब आप बोलोगे इन्फ्लेशन भी तो थी। ये 800 गुने का जो CAGR निकलता है वो निकलता है 15.5%, यानी सालाना 15.5% रिटर्न मिला है। अब आप क्या मानते हो क्या इन्फ्लेशन होगी भारत में इस दौरान? 10%? 10% ज्यादा है, तो 6-7 है, मैं 10 मान लेता हूं, चलो। तो अगर मैं यही 100 रुपए को 10% से 46 साल के लिए बढ़ाता तो क्या वैल्यू होती है आपके हिसाब से? हमने 15 के हिसाब से बढ़ाई तो 80,000 हो गई, तो 10 के हिसाब से क्या होती? एक अंदाजा चाहिए मुझे आपसे, मतलब एग्जैक्ट नहीं चाहिए। आपके माइंड में क्या? 50,000 होता। वापस बोल रहा हूं, हमने 100 रुपए को 15% CAGR से 46 ईयर्स के लिए बढ़ाया तो 80,000 हो गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन था कि अगर यही 100 रुपए 10% CAGR यानी इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ता तो कितना होता? आपने जवाब दिया 40,000, 40-50,000। द आंसर इज 8,000। मतलब आपकी 100 रुपए की इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू 8,000 है और आपकी 100 रुपए की इन्वेस्टेड वैल्यू 80,000 है। आपका 72,000 रुपए का फ्री का प्रॉफिट। और ये क्यों है? क्योंकि ये जो 5% था छोटा दिखता है, पर जब 46 साल के लिए चलता है तो इतना बड़ा गैप क्रिएट करता है। अब आप बोलोगे मैं 46 साल जिंदा ही नहीं रहूंगा, मत नहीं, तो इंश्योरेंस ले लो उस टाइम पे। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपके परिवार को मिल जाएगा। बट लॉन्ग वेल्थ क्रिएशन का तरीका ही लॉन्ग टर्म है। और मजेदार बात सुनिए सर, इस 46 साल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मात्र 10 साल नेगेटिव क्लोज हुआ है। 36 years it has given positive returns. अब बताइए इन्वेस्टिंग रिस्की है कि ना इन्वेस्टिंग रिस्की है? ठीक है, एक और डेटा पॉइंट सुनिए सर। इन 46 साल में ऐसा कोई साल नहीं है जब मार्केट ज्यादा नीचे जाके ऊपर ना बंद हुई हो। अब वो ऊपर में नेगेटिव भी बंद हो सकती थी या पॉजिटिव भी बंद हो सकती थी, पर अपने बॉटम पे कभी बंद नहीं हुई है। अगर समझिए साल शुरू हुआ, मार्केट 100 पे थी, तो वो हो सकता है कि 90 आ गई, 85 आ गई, 85 आ गई और क्लोज 120 पे हुई, तो उसने मौका दिया आपको 90 पे 85 पे घुसने का। आप नहीं घुसे तो मार्केट को क्यों दोष दे रहे हो भाई? हर साल हुआ ये। मार्केट हैज नेवर क्लोज्ड एट इट्स बॉटम। इवन 2008 में गिरने के बाद 10-15% मार्केट रिकवर करके ही बंद हुई थी। ओवरऑल नेगेटिव बंद हुई, पर उसने उस टाइम भी मौका दिया था खरीदने का। अब आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आपको आता नहीं है, तो SIP कर लो। आप हर बार खरीद रहे होगे और ऑटोमेटिकली लंबे समय में आपकी एवरेजिंग हो जाती है। इसलिए रिटेल निवेशक के लिए मैं नहीं कहता बहुत दिमाग लगाओ, SIP चालू रखो, कभी बंद नहीं करना। और ऐसे मौके आए और अगर धैर्य है, हिम्मत है, 5-7 साल का व्यू है, तो थोड़ा लमसम भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही वो टाइम है जब आप कर सकते हो। धीरे धीरे रेमन धीरे सब कुछ होए, मादी सींचे 100 का विधवाए फल होए। इसको बना दीजिए अपना सूत्र, और इस सूत्र के साथ और जो भी हमें इन्वेस्टमेंट टिप्स हमारे इन हाउस, और हमको इन हाउस एक्सपर्ट कह सकते हैं क्योंकि बिल्कुल हमारे लिए इन हाउस की तरह होते हैं। जब हम फोन करते हैं वो एकदम तत्परता के साथ, उसी शिद्दत के साथ और उसी जज्बे के साथ और उसी एंथुसियाज्म के साथ आते हैं और अपनी बातें रखते हैं और हमें एनरिच और एनलाइटन करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको अपना मित्र कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। सेम विद मी सर, थैंक यू सो मच। अब से जब से मिले हैं तब से हमारे तार ऐसे जुड़े हैं
कि वी हैव बीन टॉकिंग टू ईच अदर एंड मैं आपके इस पॉडकास्ट पे आई थिंक 4th टाइम शायद मैं अपीयर हुआ हूँ आपके पॉडकास्ट पे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मैं पॉडकास्ट पे आते रहें, संवाद हमसे करते रहें। कॉन्टेक्स्ट बदल जाए तो ज्यादा अच्छा है, हम वॉर पे ना बुलाएं, अपॉर्चुनिटीज और हो तो और ज्यादा बुलाएं, पर उसमें ना वो कुछ कर सकते हैं ना। जी जी, सी मैं मानता हूँ सर कि मुख्य कारण स्ट्रेस का पता है क्या है सर, कि वी ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल एंड वी डोंट एक्ट ऑन थिंग्स विच आर इन आवर कंट्रोल। अगर हम इसको रिवर्स कर लें कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए रिस्क मेजर्स डाल दें, और जो चीज़ हमारे कंट्रोल पे है उस पर एक्ट करें। हमारे कंट्रोल में निवेश करना है और उस निवेश को समय देना है। आपने अभी वो लास्ट में बोला ना, ऋतु आए तो फल होए। अब आपने सींचा, ठीक है, क्या कहते हैं, सीड्स डाले, सब करा, आपने अपनी तरफ की मेहनत कर दी। अब ऋतु नहीं आई इस साल, अगले साल आ गई तो अगले साल हो गया, फल मिल जाए। तो शॉर्ट टर्म सोचना छोड़ना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है, ठीक है। एक क्या कहते हैं, पुअर माइंडसेट से आप एक रिच माइंडसेट का जर्नी जो है नहीं तय कर सकते। पुअर माइंडसेट होते हुए रिच माइंडसेट नहीं ला सकते। आपको वो जर्नी तय करनी पड़ेगी, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा। हमसे भी ये गलतियां हुई थी, बट देन वी रियलाइज्ड ओवर टाइम की, एंड मैं कहता हूं ऐसे मौके ही एक इन्वेस्टर को मैच्योर इन्वेस्टर बनाते हैं। हर बार जब मार्केट जाती है तो आप थैंक यू बोलो भगवान को कि भाई ये वो टाइम है जब मैं मैच्योर हो रहा हूं। तो बस ये आप करेंगे तो Every failure is a feedback and every fall is a falling forward. यस, एब्सोल्युटली, हमसे हमेशा संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही होते रहें और आपसे हम ज्ञान प्राप्त करते रहें। थैंक यू सो मच। एंड मैं चाहूंगा कि ऑडियंस भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज क्या एक्शन लेने वाले हो। अब आप, वॉर चल रही है, अभी भी तो चल ही रही है, क्या एक्शन लोगे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, तो पता चले कि कुछ लर्निंग लेके जा भी रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे। किसी एक को सबसे अच्छा कमेंट आप ही सेलेक्ट कर लीजिए, हाँ, हम उसे पिन भी कर देंगे, पिन टू टॉप कर देंगे। बहुत बढ़िया भैया, और क्या भैया चाहिए। अंधा चाहे 2 आंखें, यहाँ तो 2 एक्स्ट्रा भी हमें दे रहे हैं। तो इन्वेस्ट करना शुरू करिए, नजर बदलिए तो नजारे बदलेंगे। हमसे संवाद करने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।